नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार चुनाव आयोग है। तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन के दाम पर सियासत भी जमकर हो रही है। कई राज्य सरकारों ने मांग उठाई है कि केंद्र और राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमत एक समान हो। और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि कोरोना को मात देने के लिए मोदी सरकार का चौतरफा एक्शन प्लान भी जारी है। सरकार की कूटनीति पहल के बाद दुनिया के तमाम बड़े देश भारत की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की दिक्कत दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम केयर्स फंड से इसके लिए रकम भी दी जा रही है। और साथ ही कोरोना से जारी जंग के बीच कई अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जिन्हें हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कोरोना का खात्मा कितने दिन में हो जाएगा, इसी पर सबसे बड़े पैनल के साथ होगी सबसे सार्थक चर्चा। कोरोना की आफत कब मिलेगी राहत? देश में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार चुनाव आयोग है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा। क्या रैलियों के वक्त चुनाव आयोग किसी दूसरे ग्रह पर था? इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 2 मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया तो मतगणना रोक दी जाएगी। इस बीच कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार का चौतरफा एक्शन जारी है। देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। पीएम केयर्स फंड से इसके लिए रकम दी जा रही है। मोदी सरकार की कूटनीतिक पहल के बाद अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, सिंगापुर जैसे देश भारत की मदद के लिए आगे आए। इस बीच सियासत भी जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, इस प्रकार की राजनीति से हमें कोसों दूर रहना है कि यह प्राइसिंग जो है ये केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करती है, यह प्राइसिंग प्राइवेट प्लेयर निर्धारित करते हैं। इस कारण से जो राज्य सरकार है वो पूर्णतः स्वतंत्र है कोट अनकोट प्राइवेट प्लेयर के साथ नेगोशिएट करने के लिए। कोई भी राज्य किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ जो वैक्सीन सप्लायर है उसके साथ नेगोशिएट कर सकता है प्राइसिंग को लेकर, सप्लाई को लेकर। लेकिन इस बीच बेकाबू कोरोना पर देश में कुछ अच्छी खबरों का आना भी शुरू हो गया है। कोरोना से मृत्यु दर घटकर मात्र 1.14% रह गई है। रिकवरी रेट करीब 99% हो गई है। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। 3 हफ्तों में पहली बार मुंबई में 6000 से कम नए केस आए हैं। दुनिया के सभी बड़े देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना से भारत को संपूर्ण राहत कितने दिनों में मिलेगी? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा और सबसे सार्थक संवाद। कोरोना की आफत कब मिलेगी राहत? तो कोरोना से राहत कब मिलेगी, इस पर हम लगातार आगे आपको जानकारियां देंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना पर गुड न्यूज का विश्लेषण भी कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें सबसे पहली बात यह कि देश में 82% कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, जो एक उम्मीद की जो किरण है उसकी तरह है। साथ ही साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो बहुत सारी और गुड न्यूज भी है। देश में करीब 16.25% केस अभी सक्रिय है, जो ये कहा जा रहा है कि काफी हद तक कंट्रोल्ड है। कोरोना से मृत्यु दर घटकर मात्र 1.14% रह गई है। ये कोरोना का जो गुड न्यूज का विश्लेषण है, इसमें कुछ और अच्छी बात है कि 12 राज्यों में
80% फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहली वैक्सीन लगी है। तो पहला जो मूल मंत्र ये है कि कोरोना से लड़ने में आपको वैक्सीन लगवानी है। अब तो 18 साल से ऊपर के लोगों को भी लगनी शुरू हो जाएगी 1 मई से। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और अब धीरे धीरे पूरे देश में इस अभियान को बड़े व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा, जिसे 1 मई को कहा जा रहा है कि तीसरा चरण शुरू होगा। तो ये जो विश्लेषण है पूरा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि 3 हफ्तों में पहली बार मुंबई में 6000 से कम नए केस आए हैं। यानी ये जो 26 अप्रैल का जो मामला सामने आया, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो केसेस के आने की तीव्रता है वो घटी है। बीते अगर मैं 10-15 दिनों की बात करूं तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है और ये कहा जा रहा है कि जो अब धीरे धीरे केसेस हैं वो कम होंगे। और इसी के साथ ही एक बड़ा पैनल भी सार्थक बहस के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा देती हूँ। संबित पात्रा बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर रवि मलिक रेडिक्स अस्पताल से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा 2 और पैनलिस्ट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन शुरुआत संबित पात्रा से करना चाहती हूँ। संबित पात्रा, मौजूदा स्थिति में हम देख रहे हैं कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे हालात में मद्रास हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रीति जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आपने जिस प्रकार से ये डिबेट आरंभ किया, एक पॉजिटिव नोट के साथ आरंभ किया। किस प्रकार से 82% हमारी रिकवरी है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, एक्टिव केसेस के भी रेट कम हुए हैं, 12 राज्य में 80% फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेट हो चुके हैं, लगभग 14 करोड़ से अधिक लोग वैक्सीनेट हुए हैं। ये सब विषय बता करके आपने कहीं ना कहीं एक सजग वातावरण बनाने की चेष्टा की, उसके लिए धन्यवाद। आपका जो प्रश्न था कि आज मद्रास के हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उस पर मेरा क्या कहना है। देखिए, हम लोग पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, अर्थात मैं पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हूं। इलेक्शन कमीशन को लेकर कोर्ट क्या टिप्पणी करती है उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, ना ही मेरा यह अधिकार है, उस पर इलेक्शन कमीशन ही कहेगी। मगर मेरा मानना है कि जहां तक मैं जानता हूं कि ये जो सेकेंड वेव आया, उसका प्रथम चरण, उसका सबसे बड़ा विस्फोट अगर कहीं हुआ तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हुआ। आज भी 50 से 60% केसेस कहीं से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी सिचुएशन कोई ज्यादा ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें भी ज्यादा केसेस हैं और इनमें से किसी राज्य में आज चुनाव नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव नहीं है। तो मुझे लगता है चुनावों से जोड़ के देखना ये कितना उचित होगा, कितना उचित नहीं होगा, ये कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच का विषय है। सुप्रिया श्रीनेत, क्या आप भी कोर्ट की इस टिप्पणी को इसी तरह से परिभाषित करेंगी जैसे संबित पात्रा परिभाषित कर रहे हैं? सुप्रिया, आपको आवाज पहुंच रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताइए। ये मुझे बताइए कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि मौजूदा स्थिति के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और यहां तक इतना ही नहीं, उन पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के हाल देख लीजिए, दिल्ली के हाल देख लीजिए, वहां तो कोई चुनाव नहीं था, तो चुनाव से जोड़ना इस पेंडेमिक को सरासर गलत है। लेकिन वो साथ ही ये कह रहे हैं कि इस टिप्पणी का वो सम्मान भी करते हैं। देखिए, ऐसा है प्रीति जी कि आपने अपना शो एक पॉजिटिव नोट पे शुरू किया था, वो अच्छी बात है, लेकिन देश में कितना पॉजिटिविटी इस समय है उसको भी ध्यान में रख के बात करनी होगी। आज लोग बहुत परेशान हैं अपने प्रियजनों को लेकर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर, दवाइयों की किल्लत को लेकर बहुत त्राहिमाम मचा हुआ है। तो सच भी स्वीकारना जरूरी है। और किसी भी सरकार का, मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात कर नहीं रही हूँ, राज्य सरकारों की भी बात कर रही हूँ। जहां तक मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी है, उच्च न्यायालय, हम उसका सम्मान करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन पे उन्होंने टिप्पणी करी और हम अवेट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कहता है। लेकिन कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं जो कि आप सार्वजनिक रूप से आ चुके हैं। वेस्ट बंगाल में हर सेकंड व्यक्ति को टेस्ट किया जा रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। पिछले एक दिन का स्पाइक 15,889 केसेस हो चुका है। ये 1300% राइज है डेली केसेस में। बंगाल जैसी जगह पे 8 फेज का चुनाव कराया जा रहा था जो वर्ग क्षेत्र में तमिलनाडु से छोटा है। खैर, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप देखिए स्पाइक इन केसेस तो काफी केसेस बढ़े हैं जो शायद नहीं बढ़ सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीजें करी
जो शायद समय रहते संभल सकती थी। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 7 बजे से रात को और सुबह 10 बजे तक रैली नहीं होगी, तो मुझे लगता है वो गलत था, क्योंकि 7 से 10 बजे तक तो रैली होती ही नहीं है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने रैली पर तब रोक लगाई जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा। शायद ये काम इलेक्शन कमीशन को पहले कर लेना चाहिए था। सुप्रिया जी, सच तो ये है कि आपके भी नेता दक्षिण भारत में कैंपेन कर रहे थे, अधीर रंजन चौधरी वेस्ट बंगाल में कैंपेन कर रहे थे, असम में भी राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे, तो आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं थी रैलियां करने में? तो प्रीति जी, मैं वही बोल रही थी, जब हम लोग वेस्ट बंगाल की कैंपेन में जाने वाले थे और जब इस तरह का विस्फोट हुआ केसेस में, जब केस 1.5 लाख 2 लाख आने लगे, तो राहुल जी वाज द फर्स्ट नेशनल लीडर टू से मैं अपने सारे प्रोग्राम रद्द करता हूं इस संक्रमण को देखते। जब पुदुचेरी और केरला और तमिलनाडु का चुनाव था तब इतना केसेस नहीं थे। मैं ये यहां पर बोलना चाहती हूं, जिस दिन भारत में 2,80,000 केसेस आ रहे थे, 3 लाख केसेस आ रहे थे, गृह मंत्री तब भी वहां पर रैली कर रहे थे। खैर, वो बाद की बात हो गई। आज हमें अगर समाधान ढूंढना है तो समाधान मिलकर ढूंढना पड़ेगा, और उस मिलकर ढूंढने में समाधान हमें ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि आंकड़े छुपाए ना जाएं। अगर कोई ट्वीट कर रहा है आंकड़ों पर और सत्य पर, उस ट्वीट को डिलीट कराना अभी हमारी प्राथमिकता है या इलाज देना प्राथमिकता है? आज उत्तर प्रदेश में धमकाया जा रहा है, आप कोरोना पर बोलिएगा तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, आपको ऑक्सीजन डॉक्टर नहीं आवंटित करेगा, राज्य सरकार की बनाई हुई समिति करेगी। ऐसे उल जलूल चीजों से जनता को दिक्कत होती है। आज जब केजरीवाल जी ने, मैं आपकी एक मिनट बात करूं, दिल्ली में जब केजरीवाल जी ने शायद एक चिट्ठी लिखी सज्जन जिंदल जी को, जिसका जिक्र तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहते हुए कहा कि नहीं, इन्होंने गलत किया, सारी सरप्लस सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट को आनी चाहिए। मतलब उन्होंने मान लिया कि आवंटित मैपिंग और प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो जब किल्लत होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर ही तो देखा जाएगा ना प्रीति जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ संबित जी हैं। संबित जी, इस बात पर आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आप बार बार अपनी फिंगर रेज कर रहे थे, और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो पीक है ये इतनी तेजी के साथ आएगा, ऐसा क्यों हम आकलन लगाने में चूक गए? देखिए, पहले तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही पीक होने लगा राहुल गांधी जी ने बंद कर दिया अपनी रैली। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप देख भी वेरीफाई कर सकते हैं, सर्वप्रथम इस वो सेकेंड पीक जो हुआ है, सर्वप्रथम वो केरला राज्य में हुआ। 10 लाख से अधिक केसेस केरला में आए। उस समय चुनाव के प्रोसेस ऑन थे और बड़े दुख के साथ उस समय जो मुख्यमंत्री थे विजयन साहब, वो भी पॉजिटिव हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। मगर उस समय वहां पर आप राहुल गांधी जी की तस्वीरें भी दिखा सकती हैं बिना मास्क के। वो तो बच्चों के स्कूल में और कॉलेज तक में पुशअप इत्यादि की भी रैली कर रहे थे। तो वहां तो वो कर रहे थे जब पूरे पीक पे केरल में ये एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने कुछ बातें कही हैं वैक्सीन निर्माताओं से, उन्होंने अपील की है। उस अपील में कहा है केंद्र सरकार ने कि जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं वो दाम घटाएं ताकि ये वैक्सीन आम आदमी की पहुंच तक हो। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट से अपील की गई है, केंद्र सरकार की तरफ से अपील किए जाने की बात कही जा रही है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए भी ये कहा जा रहा है कि उनसे अपील की जा रही है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि आप वैक्सीन के दाम को घटाएं और इस बारे में विचार करें ताकि ये वैक्सीन आम आदमी तक जल्द से जल्द पहुंचे। जी संबित, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। देखिए, आपने 2 विषय पे प्रश्न पूछा है। नंबर 1 तो इलेक्शन कमीशन पर जो टिप्पणी आज मद्रास के हाईकोर्ट ने किया और रैलीज के संबंध में, तो मैं बता रहा था केरल में सबसे पहले सर्ज आया, 10 लाख से अधिक केसेस आए। उस समय पिनरई विजयन स्वयं जो है वो पॉजिटिव हुए। उस समय कांग्रेस पार्टी वहां रैली कर रही थी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन का विषय है और हम जैसे पॉलिटिशियंस को इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के बीच में नहीं आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो अपना उत्तर देना चाहेगी वो अपना कोर्ट को उत्तर देगी, अपील करना चाहेगी वो अपील करेगी। इलेक्शन कमीशन, सुनिए, मैं आपको रोक रही हूं थोड़ा सा। मैं राहुल गांधी के ट्वीट पर भी चाहती हूं आप रिएक्ट करें, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट, नहीं सुप्रिया एक मिनट, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ। चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। इस पर जवाब दीजिए और केंद्र सरकार जो अपील कर रही है उस पर जवाब दीजिए प्लीज। मद्रास हाईकोर्ट को वहीं रोक देते हैं, क्योंकि आप दोनों ही उस मामले में कह रहे हैं कि भाई हमने तो की नहीं। वो कह रहे थे कि जब पहले पता चल गया था तो पहले ही मोदी जी ने अपनी रैलियां वापस ले ली थी। इससे हम बाहर निकलते हैं और उस पॉजिटिव नोट की तरफ बढ़ते हैं जिस पर जाना जरूरी है, आज की जरूरत है। संबित, मैं आना चाहती हूँ। जी चलिए, आपने वैक्सीनेशन ड्राइव पे सवाल पूछा है, मैं इस
मैं इस पे बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बातें जनता को बताना चाहूँ। बताइए। नंबर एक, ये जो इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव है वो विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। 15 करोड़ लोग आज वैक्सीन हुए पड़े हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वही वेल डिफाइंड, साइंटिफिक और WHO के गाइडलाइन के अंतर्गत वैक्सीनेशन ड्राइव। इसमें जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं। फेज वाइज ये पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव चला है। पहला फेज में जो कोविड वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेज इत्यादि 60 के ऊपर जो थे और 45 और कोमॉर्बिड थे, क्योंकि ये वो लोग थे 90% मोर्टालिटी जिनमें होती थी, उनको पहले दिया गया। ये प्रोसेस इवॉल्व भी कर रहा था, आगे भी बढ़ रहा था। कुछ लोगों का ये राय था कि इसको ओपन कर देना चाहिए, लिबरल प्रोसेस होना चाहिए ताकि राज्यों की भी इसमें से रहे। इसको ओपन किया गया। कुछ लोगों का से था कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें और मार्केट को प्राइसिंग डिसाइड करने दीजिए, जैसे शशि थरूर जी ने ट्वीट किया था। अब मार्केट के लिए भी खोल दिया गया ओपन मार्केट और प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें एंट्री दी गई। आप देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग है, फ्री दीजिए, ये जो दिया जा रहा है फ्री ही दिया जा रहा है। केंद्र सरकार एक भी पैसा राज्य सरकार से तो नहीं, बात से अग्री नहीं है एक भी रुपया केंद्र सरकार आपकी बात से अग्री नहीं करती है। तो मैं कंप्लीट तो कर लूं पहले, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जरूर इससे पूछ लीजिएगा। पहली बात तो है कि केंद्र सरकार जो भी राज्य सरकार को दे रही है उसमें कोई पैसा केंद्र सरकार नहीं ले रही है, ये फ्री ही है जो राज्य सरकार को दे रही है। दूसरी बात, ये जो डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात हो रही है कि राज्य सरकार को ज्यादा प्राइसेस में और केंद्र सरकार कम प्राइस में ले रही है। आप मुझे बताइए, 50% कोटा जो वैक्सीन केंद्र का है वो केंद्र किसको दे रही है? राज्य को ही तो दे रही है। उसी छत्तीसगढ़ को दे रही है, उसी झारखंड को दे रही है, उसी महाराष्ट्र को दे रही है, उसी ओडिशा को दे रही है। किसको दे रही है? तो फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने पास रख रही है? केंद्र का कुछ नहीं है, सब आप ही का है। तीसरी बात देखिए, ये प्राइवेट कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप एज अ स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं कि आप उनके साथ नेगोशिएट करिए। प्राइस नेगोशिएशन आप करना चाहते थे, आपने कहा था हमें वो मुक्ति दीजिए, लिबरेशन दीजिए, हमने आपको वो दिया हुआ है। आप उनके साथ नेगोशिएट करिए कि हम बल्क में लेंगे, हम जल्दी पेमेंट करेंगे। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि वो जो वैक्सीन है वो आम आदमी तक मुफ्त में पहुंचे। सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, मैं दोबारा आपके पास इस बात को लेकर आऊंगी। सुप्रिया। नहीं देखिए, नहीं ये तो उत्तर प्रदेश फ्री में देगी, आसाम फ्री में देगी, अच्छा, तो बिहार फ्री में देगी, तो राहुल गांधी भी अपने कांग्रेस के राज्यों को कह दे कि वो फ्री में दे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो किसको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को बोल दे फ्री में देने के लिए, बोल दे अपने महाराष्ट्र को फ्री में देने के लिए। ये बोल चुके हो तो मैं आ जाऊं क्या? बोलिए। मैं दो बातें आपसे कहना चाहती हूं, और क्योंकि आपके जो व्यूअर्स होते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आंकड़े समझते हैं। 150 रुपए पर वैक्सीन मिलेगी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या तो 400 या 600 या 600 या 1200 पर मिलेगी। केंद्र ने बजट में 35,000 करोड़ का एक बजट अनाउंस किया था वैक्सीनेशन के लिए। अगर केंद्र आधे लोगों को वैक्सीन देता है, और मैं कहती हूँ 80 से 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगा, और आप 150 पे, मैं अभी बोल रही हूँ, रुक जाइए, आप इतनी देर बोले ना। अगर आप वैक्सीन लगाएंगे 80 से 90 करोड़, तो इनका 13,500 करोड़ में खत्म हो जाएगा। तो बाकी पैसा क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, ये स्टेट क्रिएटेड डुओपोली है। अभी सिर्फ दो ही मैन्युफैक्चर है, एक भारत बायोटेक है और एक सीरम इंस्टीट्यूट है। रघु शर्मा जो राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट से जब बात करी और कहा कि 1 मई से हमें वैक्सीन लगाना है और हमें चाहिए, तो उन लोगों ने कहा कि अभी मैं बोल रही हूं। उन लोगों ने कहा कि 15 मई से पहले हम आपको कोई वैक्सीन नहीं दे सकते, हम अभी केंद्र सरकार के ऑर्डर पूरे कर रहे हैं। तो ये जो डुओपोली क्रिएटेड थी भारत बायोटेक और सीरम के बीच में, अब इसमें तो राज्य सरकारों को वैक्सीन मिल ही नहीं रहा है, राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो अगर राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिलेगा तो वो वैक्सीनेट कैसे करेंगे? बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो उनके बीच में नहीं बोली थी। थोड़ा शिष्टाचार रखिए, थोड़ी संवेदनशीलता रखिए। आपकी सारी बातें मैंने सुनी, मैं तो सिर्फ नहीं, बस इसीलिए 2 मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात खत्म करूं, बोलिएगा। वही तो 2 मिनट रुक जाइए, जी खोल के बोलिएगा, रुक जाइए 2 मिनट। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब राज्यों के लिए 15 मई से पहले वैक्सीन मिल ही नहीं सकती है, तो 1 मई से वो क्या करेंगे? जिस वैक्सीन का दाम 150 केंद्र सरकार के लिए है, क्या राज्य उसको 600 पे खरीदे
और 600 जो है वो कितना गुना है ये मुझे बता दिया जाए यहाँ पर। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि कोई भी वैक्सीन है, चाहे केंद्र की है चाहे राज्य की है, वो एक्सचेकर से ही जा रही है। 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीन बजट क्या हुआ? अभी आप इसी पैनल में मौजूद थे जब मैंने अभी एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि केंद्र सरकार ने कहा सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को कि भाई आप प्राइसिंग कम कीजिए, आप दाम घटाइए वैक्सीन की। तो मुमकिन है आपके लिए कोशिश हो रही है, शायद कारगर होगी। समित भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो उनके पास उस बात का प्रोडक्शन ही नहीं है, उस वैक्सीन का 15 तारीख के बाद मिलेगा। ये इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अगर राज्यों के ऊपर आपने ये जिम्मेदारी दी है तो वो राज्य पूरा कैसे करेंगे। समित पात्रा, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो मैं सुनूंगा कैसे? सुप्रिया, अब आपकी बात का जवाब फिर ये बीच में बोल रही हैं, अब ये फिर बीच में बोल रही हैं। प्रीति जी, देखिए प्रीति जी, फिर ये बीच में बोल रही हैं। बताइए, ये अच्छी बात है? ये सारे लोग सवाल पूछेंगे और हम जवाब भी नहीं देंगे। आप बताइए, ये बीच में कैसे बोलती हैं? आपकी बात का जवाब तो ले लें। आपका ये मौलिक सवाल है कि भाई हमारे पास, राज्यों के पास 15 मई के बाद होगा अगर कुछ होगा, लेकिन जो ड्राइव है तीसरे फेज का वो तो 1 तारीख से शुरू हो रहा है। तो समित बताइए कैसे मुमकिन होगा वैक्सीनेशन के लिए? प्रीति जी, पहले तो मैं प्राइसिंग को लेके जो यहाँ भ्रम फैलाया गया है उसको ठीक कर दूं। ये कहा गया है कि केंद्र सरकार को 150 और 400 या 600 में राज्य सरकार को दिया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कि रिस्क प्राइसिंग पे हुआ था, जो कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर्स 45 और 60 के लिए हुआ था, वो 100 मिलियन डोजेस 150 पर वायल के हिसाब से हुआ था। अभी SII के आधार पूनावाला जी ने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट कहा है कि जो भी अगला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उस प्राइस पे नहीं होगा। राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही 400 देना पड़ेगा, नंबर 1। कि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएटिंग पावर सबके पास है। केंद्र सरकार भी अपनी नेगोशिएशन करती है, राज्य सरकार भी नेगोशिएशन कर सकती है ये प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, कि आप आखिर हमें इतने में दीजिए, इससे कम में दीजिए, हम बल्क लेंगे आपके साथ और हम आपको जल्दी पेमेंट करेंगे। अगर इस प्रकार का नेगोशिएशन रहेगा तो संभवतः ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये आपको कम प्राइस में देंगे। एक अपील केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। केंद्र सरकार ये प्राइस निर्धारित प्राइवेट प्लेयर्स के नहीं कर सकती है। और याद रखिए, सबका ये डिमांड था कि ओपन मार्केट में डुओपोली की बात हो रही थी। राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि आप फाइजर को, मॉडर्ना को और बाकी प्रकरण में केंद्र सरकार का क्या रोल है? केंद्र सरकार का कोई देखिए, मैं फिर ये बीच में बोल रही है। अब मैं बीच में बोलूंगा तो प्रीति जी आप मत बोल, आप मुझे मत टोकिएगा अगर मैं बीच में बोलूंगा तो। प्रीति जी, यहाँ पर बैठकर आप मुझे बीच में कर रहे हैं। आप लोगों की तो शिकल नहीं देखिए प्रीति जी, इनका व्यवहार बहुत ही खराब होता है। इस प्रकार के अवस्था में भी वो इस प्रकार से खराब व्यवहार से डिबेट करती है, सरकार को दिया जा रहा है, तो उसमें अब क्या दिक्कत है उस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उनकी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। एकदम और क्या, ऐसे व्यवहार के साथ डिबेट नहीं करना चाहिए। आराम से सुन ले एक दूसरे के बात को। कैसे जवाब दें? आप जवाब कहाँ देने देती है? जवाब देने चिल्लाती है बीच में, तो इस चिल्लाना बंद करिए, आराम से सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने मन भर के बोल दीजिएगा। देख के बहुत दुखी हूँ, आप मन भर के बोल नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, सभी लोग दुखी हैं। ये आप दुखी होने के नाटक नहीं, आप दुखी होने की तरह तो व्यवहार नहीं कर रही हैं। आप लड़ाकू और झगड़ालू की तरह बिहेव कर रही हैं। आप लड़ाकू और झगड़ालू की तरह बिहेव कर रही हैं, एक दुखी माँ की तरह बिहेव नहीं कर रही हैं। प्रीति रघुनंदन जी, मैं बदतमीजी के साथ डिबेट नहीं कर सकता, बदतमीज लोगों के साथ भी डिबेट नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि आप प्लीज इन्हीं के साथ डिबेट करिए, 1 to 1 करिए। वो कोई अलग ही प्लैनेट का होगा जो मौजूदा स्थिति में दुखी नहीं होगा, आहत नहीं होगा, जिसका दिन में कम से कम 5 से 10 बार आंखों में आंसू ना आते हो। वो कोई विरला होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा। हम जब भी वो केसेस को देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई आप उनकी बात तो सुनेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो बात आनी है वो केंद्र से ही आनी है और राज्यों तक आनी है। तो वो जो प्रोसेस है उसके तहत तो हमें बात सुननी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। समित पात्रा, देखिए प्रीति जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से छीछा लेदर, गंदी टिप्पणियां करना, चिल्लाना एक दूसरे पर, यह समय का नजाकत नहीं है। हम कम से कम कर्टसी के साथ बात करें और फैक्ट्स को आगे रखें। मैं वही कर रहा हूं। देखिए, यहां पर कहा गया कि केंद्र सरकार आखिर क्या कर रही है, केंद्र सरकार कुछ करेगी कि नहीं। देखिए, ये जो 50% कोटा दे रही है केंद्र सरकार, ये जो वैक्सीनेशन 15 करोड़ हुए हैं, किसने कराया है? प्रीति जी, किसने कराया है? केंद्र सरकार नहीं कराया है।
ये जो अभी ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो रही है, क्या केंद्र सरकार ने, मैं आंकड़ों के साथ बैठा हुआ हूं, क्या ये हकीकत नहीं है 6,700 का डिमांड था ऑक्सीजन का पूरे देश के 20 राज्यों से और 6,822 लीटर मेगा एमटी ऑक्सीजन ये जो है सप्लाई किया केंद्र सरकार ने। एक दिन में 3,300 एमटी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर केंद्र सरकार केंद्र सरकार कर रही है। कैसे ट्रांसपोर्ट हो इसको लेकर क्रायोजेनिक टैंक इत्यादि बाकी देशों से लाया जा रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। और मैं तो सवाल पूछता हूं कि राज्य सरकारों को भी इसमें संवेदनशीलता के साथ, चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो, उनको भी संवेदनशीलता के साथ काम वेलकम है कि आप लोग ऑक्सीजन की सप्लाई पर भरपूर काम कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है, वो तस्वीरें एकदम दिल को चीर देती हैं जब हम देखते हैं कि एक पत्नी के सामने उसका पति चला जाता है, एक माँ के सामने उसका जवान बेटा चला जाता है। तो सच्चाई ये है कि हम अपने आम आदमी के लिए जिसके पास हम वोट लेने जाते हैं उस तक वो बात नहीं पहुंचा रहे हैं। सच ये है। सुप्रिया। प्रीति जी मैं आ जाऊं? प्रीति जी सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूं प्रीति जी मैं कहना चाहूंगा कि ये वोट लेने जाने वाला विषय तो अलग है, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, आपने देखा है कैसे हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट खुले, उसको लेकर पीएम केयर्स के माध्यम से अभी करोड़ों रुपए आवंटित किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। इससे पहले भी पीएसए के 162 प्लांट्स आवंटित हुए थे, कुछ राज्यों ने बनाए कुछ राज्यों ने नहीं बनाए। देखिए राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी आप कहना चाहता हूँ वैक्सीन। सुप्रिया अब आप जल्दी से नोट कर लीजिए आखिरी बात क्योंकि बाकी पैनलिस्ट के पास मैं अभी तक एक बार भी नहीं गई हूँ। स्वाति महेश्वरी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नहीं संबित, सच तो ये है कि देखिए इस बात से हम नहीं मुंह फेर सकते हैं कि लोगों की जान चली गई है, कई लोगों के घरों में एक नहीं कई चिराग बुझ गए हैं। इस बात को हम किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारे पास वो सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से हम उन लोगों की जान बचा पाते। हमारे पास बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास। सच तो ये है। सुप्रिया एक छोटा सा कमेंट आप दीजिए, उसके बाद मैं बाकी डॉक्टर पैनलिस्ट के पास जाना चाहती हूँ। प्रीति जी ये तो गलत बात है ना, एकाधिकार तो नहीं हो सकता है कि संबित प्लीज अब सुप्रिया को बोलने दीजिए। सच तो ये है ना कि आप दोनों एक दूसरे पर इतना ओवरलैप करते हैं कि व्यूअर्स को कुछ समझ ही नहीं आ पाता है। अच्छा, मुझे लगा कि आपने मुझसे पूछा। नहीं मैंने सुप्रिया से पूछा और उसके बाद मैं डॉक्टर पैनलिस्ट के पास जाना चाहती हूँ और तौसीफ खान भी हमारे साथ हैं। जी सुप्रिया। प्रीति जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि तैयारी की जरूरत है, अभी भी तैयारी की जरूरत है, सुर्खियां से किसी को तगमा नहीं मिलने वाला है। हम पिछले एक साल में साइंटिफिक जो हमारा टास्क फोर्स था वो फरवरी और मार्च में मीटिंग ही नहीं हुई, सीरो सर्वे इग्नोर किया गया, हेल्थ कमेटी स्टैंडिंग कमेटी का ये हटाया गया, उसको नजरअंदाज करा गया। अभी भी 162 प्लांट की बात थी, 33 ही बन पाए हैं। अपनी पीठ ठोक के गलत टाइम पर हम इस मंजर पे पहुंचे हैं। आज भी हम गलत कर रहे हैं। हमें जरूरत है सर झुकाकर काम करने की। हम आज भी सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। इस पर मैं संबित पात्रा से जरूर जवाब लूंगी। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना इंतजार किया। मेरा सवाल यह है कि अब हमारी जो स्थितियां हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, आगे हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए और क्या क्या तैयारियां करनी है ताकि ये जो बीते दिनों हमने हालात देखे ये दोबारा ना देखने पड़े। आप बीते दिनों में देखिए 16 सितंबर के आसपास जो है हमारे यहाँ पर आंकड़े जो थे कितने कम, जो पीक हुई थी वो 98,000 की हुई थी और अब आप देखिए पीक उससे 4 गुना ज्यादा पीक जा रही है। ऑलमोस्ट 3.5 लाख से ऊपर केसेस हो रहे हैं। तो पिछले दिनों को तो हम भूल जाएंगे, पिछले दिनों में तो हम कंफर्टेबल थे। इस वक्त मौतों का आंकड़ा देखिए, आज भी 2800 लोगों की मौत हुई है। देखिए बड़ा संजीदा विषय है और इस विषय को शब्दावली में मेरे ख्याल से इसको उलझाने का कोई फायदा नहीं है। हमारे को बिल्कुल एक फोकस्ड वे में डिस्कस करना चाहिए कि लोगों की जो मौतें, यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं मेडिसिन नहीं, कहीं ये नहीं, लोगों की मौतें हो रही हैं। हमें उसको सकारात्मक बेस से उसको डिस्कशन करनी चाहिए कि हम करें क्या। और चाहे अपोजिशन है या चाहे रूलिंग गवर्नमेंट है, वो आपस में अगर एक दूसरे से वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप डालते रहेंगे तो उससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मेरी 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हमारा देश जिस त्रासदी से जा रहा है उसको हमें देख लेना चाहिए। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इस तरह की त्रासदी वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं हुई है। हमने सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे रिकॉर्ड इस वक्त आ रहे हैं, जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, वो किसी कंट्री ने कभी अचीव नहीं किए हैं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दूसरी चीज,
हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कमी भी रह गई ठीक है। जैसे पेंडेमिक है, कहीं ना कहीं तैयारी में कमी भी रह सकती है, तो उसको देख के पूरा करना चाहिए। कोई भी एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति की मौत जो है वो इससे नहीं होनी चाहिए, किसी इंजेक्शन की कमी से। अब आप देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी और चैनल पे था तो पता चला कि दिल्ली की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 700 टन है, लेकिन दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमारे को 350 टन कह रहे हैं हमें मिल रही है। आप बताइए 350 टन अगर ऑक्सीजन कम रहेगी तो मरीज मरेंगे ही मरेंगे। और अगर मरेंगे नहीं, डॉक्टर संबित बात्रा भी डॉक्टर है, वो मेरी बात से एग्री करेंगे, अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से हम पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, उनकी ब्रेन डैमेज होगी, हार्ट डैमेज होगी या उनको किडनी में डैमेज होगी, तो हमारे को ये देख के चलना है। नंबर 1 तो ऑक्सीजन फटाफट बढ़ाएं, नंबर 2 अपनी मैन पावर को बढ़ाएं। मैं बताऊं, मैं कोविड का हॉस्पिटल चलाता हूं, 18 घंटे मेरे डॉक्टर्स नर्सेज काम कर रहे हैं, वो भी एग्जॉशन की स्टेज पे आ गए हैं। 15-20% को तो कोरोना हो गया, वो वैसे ही चले गए हैं और उनका लोड आ गया, ऊपर से वी आर गेटिंग फ्लड्स ऑफ पेशेंट्स। तो हमारे को अपनी मैन पावर को बढ़ाना चाहिए। मैन पावर बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि 2 साल पहले जो रिटायर्ड हो गए हैं डॉक्टर, उनको फिर से मेन स्ट्रीम में इस मौजूदा स्थिति में लाने की जरूरत है। और सीडीएस के साथ मीटिंग भी हुई है, हम लगातार वो दिखा भी रहे हैं। डॉक्टर अभी हमारे साथ पवन गुप्ता जी हैं। पवन गुप्ता जी, हम जिस तरह की स्थितियों में हैं, ये हम किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं और आगे कुछ उम्मीद दिख रही है कि हम इससे जल्द ही पार पा जाएंगे? देखिए, अभी मैं एक आम आदमी हूँ। एज ए डॉक्टर मैं अभी यही कह सकता हूँ कि डॉक्टर्स, एज ए डॉक्टर हम लोग को जितना ज़्यादा डिप्रेशन में हम लोग जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग इतना ज़्यादा कभी नहीं गए थे। हम लोग अपने सामने लोग मरते हुए देख रहे हैं। वी आर सीइंग, वी आर जस्ट हेल्पलेस। हमें सरकार से या हमारे जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल, इमैटेरियल की कौन से पॉलिटिकल ग्रुप से है, दैट इज इमैटेरियल। We need all the facilities that can be given to our patient, that should be made available, because all these facilities are being ruled by the administration. डॉक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं है। पेशेंट्स, सभी लोग डॉक्टर को फोन करते हैं, हमारे पास पावर नहीं है कि हम पेशेंट को एडमिट भी कर सके। हम लोग केवल पेशेंट्स को देख रहे हैं। वी आर गोइंग इनटू डिप्रेशन एंड वी आर जस्ट सीइंग देम डाई एंड वी आर जस्ट सीइंग। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रायज सिस्टम हमें को लाना पड़ेगा। संबित को भी मैं ये कह रहा हूँ, ही इज ए डॉक्टर, वी नीड टू गेट ए ट्रायज सिस्टम कि किस पेशेंट को अंदर लेना है, किस पेशेंट को नहीं लेना, किस पेशेंट को कहाँ पर पहुंचाना है। वी नीड टू हैव ए ट्रायज हॉस्पिटल्स आल्सो कि ओके, दिस हॉस्पिटल इज फॉर द टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पेशेंट्स आर गेटिंग पैनिक्ड। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंजेक्शंस है, इसका हम लोगों को बिल्कुल देखिए, एम्स का बिल्कुल गाइडलाइंस आया है, रेमडेसिविर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द पेशेंट्स, बट इनवेरिएबली इवन गांव में भी कोई भी पेशेंट एडमिट हो जाता है और रेमडेसिविर डॉक्टर लिख देता है। सो वी हैव टू स्टार्ट ए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन फॉर ऑल द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग दिस पेशेंट्स, बिकॉज वी नीड टू हैव ए सिस्टमेटिक अप्रोच। जैसे कि यूके वालों ने अपना सिस्टमेटिक अप्रोच किया था गाइडलाइंस के साथ, उसी गाइडलाइन के साथ में हम लोग को चलना है, जिससे कि हमारे पास बहुत सारी जो शॉर्टेज है, दिस इज बेसिकली क्रिएटेड शॉर्टेज बहुत सारे इंजेक्शनों की। इतनी शायद इंजेक्शनों की जरूरत है नहीं। सो ये सारे फैसिलिटीज अगर हम लोग सही तरीके से, अच्छा अभी जो वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा बोलना चाहूंगा। वैक्सीन सबको मिलना बहुत ही जरूरी है, तभी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। हमें लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है। इसी बेसिकली वी हैव टू एक्ट विद। मैं आपको रोक रही हूँ और एक ऐसा सवाल जो अभी मुझे व्यूअर्स से आ रहे हैं, लगातार इस सवाल को कई व्यूअर्स ने उठाया है। वो सवाल ये है कि कोरोना मरीज अगर ठीक हो जाते हैं 12-15 दिन के भीतर और वो अगेन किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो ऐसे पेशेंट के लिए जो रिकवर कर चुका है उसके लिए कितना बड़ा रिस्क है? देखिए, इसके ऊपर तो स्टडी होना जरूरी है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट ए डिफरेंट स्ट्रेन्स। अभी इसके ऊपर हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर किसी को कोरोना हो गया है कि दूसरी बार नहीं होगा। यस, हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो पिछली फर्स्ट स्टेज में जो पहली बार जो इनको कोरोना हुआ था, अभी भी दोबारा कोरोना हुआ है। मेरे दोस्त ही हैं जिनको हुआ है। सो वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, बट इतना उम्मीद ये हो रहा है कि जो अभी जो स्ट्रेन है वो इमीडिएटली स्ट्रेन बदल नहीं जाएगा विद इन 15 days और 20 days. So I think these people who have come out of the corona, they might be having more of immunity and they may be of greater help to our patients who are actually suffering with corona right now. They can come to their aid. This is definitely something that can be done. ठीक, स्वाति महेश्वरी,
सिल्वर लाइन कहाँ दिख रही है और कहाँ आपको लग रहा है कि अब हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं? कोई आप ऐसा आने वाले दिनों के लिए एक बात कह सकती हैं जो कि व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण दिखे आपकी बात में? देखिए, सिल्वर लाइन इसी चीज़ में दिखाई देती है कि फ़िलहाल बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जिन्हें हम घर में मैनेज कर सकते हैं, जो घर में ट्रीट हो सकते हैं। इसलिए लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो पैनिक नहीं करें और कहीं न कहीं इस जो डिफरेंशियल लाइन है, वो समझना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप कोरोना की रिपोर्ट हाथ में देखते हैं, सीटी वैल्यूज़ उसमें लिखी हुई देखते हैं और लोग पैनिक कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि बस अब एडमिट होने की ज़रूरत होगी या अब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो एक चीज़ है, ये अगर लोग समझना शुरू कर दें कि नहीं, हर किसी को एडमिट नहीं होना, हर किसी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो एक जो ये पैनिक की सिचुएशन फिलहाल आप देख रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं ज़रूर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन ये बात भी तय है कि इस बार जो वायरस है वो ज़्यादा घातक है और हम एज़ अ डॉक्टर भी इस बार निमोनिया जो है वो कहीं ज़्यादा देख रहे हैं। फर्स्ट वेव के मुकाबले इस बार निमोनिया बहुत ज़्यादा है और ये बात भी सही है कि लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पिछली बार की वेव के मुकाबले ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन एक डिफरेंशिएशन अगर लोगों को समझ आ जाए तो लोगों में जो पैनिक है और हर कोई जो अस्पताल की तरफ भाग रहा है, ये चीज कम हो जाएगी। स्वाति महेश्वरी, एक सवाल और आ रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली व्यूअर्स का, वो ये कि जो पेशेंट रिकवर कर गए हैं और उनका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गया है, उसके बावजूद उन्हें किसी तरह के और टेस्ट कराने की जरूरत है कि उनकी बॉडी में किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं आ रही अगर वो होम आइसोलेशन में है? देखिए, वैसे फिलहाल अगर आप रिकवर कर चुके हैं, आप सिम्पटम फ्री हो चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको और आगे टेस्ट कराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके लंग में निमोनिया था या आपके कॉम्प्लिकेशंस थे या आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एलिवेटेड थे, तो आपको अभी लंबे समय के लिए अपने डॉक्टर के साथ निगरानी में रहना होगा, क्योंकि आपके इन पैरामीटर्स जब तक नॉर्मल नहीं हो जाते, आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपको लगातार कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते रहना होगा, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग कोविड भी होता है, जिसमें लंबे समय तक ये आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसलिए ऐसे वर्क और खास तौर से जो हाई रिस्क केस है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर वाले, डायबिटीज वाले, लंग और कार्डियक प्रॉब्लम्स वाले, उनको भी ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि उनमें कई बार हम लेट कॉम्प्लिकेशंस भी देखते हैं। ठीक है, मैं तौसीफ खान का रुख करना चाहती हूँ। तौसीफ खान, पश्चिम बंगाल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो उस पर एक सवाल ये है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 45 से 55% के आसपास पहुंच गया है वेस्ट बंगाल में। तो क्या मौजूदा सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने, जिसको आप सपोर्ट भी करते हैं, उन्होंने बात को समझा नहीं, किसी तरह का रोड मैप इस कोविड महामारी को लेकर बनाया नहीं और स्थितियां इतनी बुरी हो गई हैं आपके राज्य में? चलिए, लग रहा है तौसीफ हमारे साथ नहीं अभी जुड़े हुए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कनेक्ट होंगे तो दोबारा मैं सवाल उनसे पूछूंगी। चलिए संबित, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर लेती हूँ। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो वैक्सीन को लेकर सियासत हो रही है, अगर हो रही है, अगर मैं सुप्रिया श्रीनेत को बोलूं, पूछूं, समझूं, आप जैसा कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम दामों में मिले, लेकिन कम से कम दामों की नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि मुफ्त मिले। तो वो मुफ्त में जो रोड़ा है, उस रोड़े को बताइए वो कौन है? वो जो मुजरिम है जो वैक्सीन मुफ्त नहीं आने दे रहा है, वो कौन है? ये बिल्कुल क्लियरली बहुत टू द पॉइंट सवाल है, इसका उत्तर भी उसी तरह दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो है वैक्सीन मुफ्त आ रही है। केंद्र सरकार 50% जो कोटा उसका है, उसके अंतर्गत पहले भी दे रही थी वनरेबल ग्रुप्स को, और आज भी और आगे भी कंटिन्यू करेगी फ्री देना। जहां तक राज्यों का सवाल है, एक फेडरल स्ट्रक्चर हमारा देश का है, 50% राज्य के पास कोटा है। अनेकों राज्यों ने इसे फ्री कर दिया है। फ्री कैसे किया है? जैसे आसाम ने फ्री कर दिया है, जैसे बिहार ने फ्री कर दिया है, मध्य प्रदेश ने फ्री कर दिया है, उत्तर प्रदेश ने फ्री कर दिया है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस शासित राज्य भी इसको फ्री कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी अपना एक फंड होता है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि प्राइसिंग डिफरेंस है, ये एक कंटेंशियस इशू बन रहा है कि राज्य सरकार ज्यादा रेट में ले रही है और केंद्र सरकार कम रेट में ले रही है। ऐसा नहीं है। मैं बार बार समझा दूं कि पहले 100 मिलियन वायल जो थे, वो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो 150 रुपीज पर वायल के हिसाब से हुआ था। उसके बाद अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें राज्य और केंद्र के प्राइस एक ही रहेगी।
दोनों के पास नेगोशिएटिंग पावर है। अगर कोई बल्क, जैसे कि मैं समझाता हूं आपको, आप अगर किसी दुकान में जाके कहेंगे कि मुझे 10 सामान चाहिए तो वो आपको सस्ता कर देता है कि चलो आप 10 आइटम लेंगी तो मैं आपको सस्ता करके देता। आप कहेंगे कि मैं अभी पेमेंट कर दूंगी और मैं बकाया कुछ नहीं रखूंगी तो वो आपको सस्ता करके देता है। तो राज्य सरकार भी ठीक इसी प्रकार से, जैसे केंद्र ने जैसे बहुत कह रही है कि आप नेगोशिएशन करिए, आप उस नेगोशिएशन की टेबल पे क्यों नहीं आना चाहते हैं बजाय कि सवाल खड़ा करने के? नेगोशिएशन करना बहुत आवश्यक है। चलिए ठीक है, सुप्रिया। प्रीति जी मैं आ जाऊं? प्रीति जी मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर ना संबित जी डींगे हाँकने आए हैं ना मैं आई हूं, क्योंकि आज यहाँ पर देशवासियों की जान का मामला है। हमारी जहां पर सरकारें हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान और पंजाब हो, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। मेरा सिर्फ इतना पूछना है, और मैं बार बार ये सवाल पूछूंगी क्योंकि बजट में निर्मला जी ने अनाउंस किया था कि 35,000 करोड़ का एक फंड है, 35,000 करोड़ का एक फंड है। उस 35,000 करोड़ के फंड का क्या यूज हो रहा है वैक्सीनेशन के लिए, ये मैं पूछना चाहती हूँ। मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 15 दिनों में हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव 45% से ज्यादा गिर गया है। क्यों गिरा है? क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स वैक्सीन ना होने की वजह से बंद कर दिए गए, सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं, भाजपा शासित प्रदेशों में भी। और मैं एक बात अपने व्यूअर्स के माध्यम से बिल्कुल रखना चाहती हूं कि हम गलत आंकड़े ना बोले यहाँ पर। सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन, एक मिनट मैं बोल रही हूँ अभी, सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन, सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन, सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन, सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन हमारे देश में कुल 2,23,36,93 लोगों को लगा है, सिर्फ 2,23,00,000 लोगों को लगा है। ठीक तो है, प्लीज एक छोटा सा जवाब इसी पर संबित पात्रा से ले लेते हैं। संबित छोटा सा जवाब ही रखेंगे, तौसीफ खान के पास जाना होगा, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। भाई डॉक्टर हो इतना तो समझते हैं ना, 2,23,00,000 को ही सेकंड वैक्सीनेशन लगा है। 15 दिन में 45% नहीं करना चाहता प्रीति जी, आराम से मैं बात कर लूं, जरा मैं बात कर लूं प्रीति जी। मैं आ जाऊं कर रहे थे, इसका जवाब दीजिए आप। धन्यवाद। म्याऊं म्याऊं कर रहे थे, अब इसका जवाब दीजिए। आप ही बीच में आती हैं, आप ही तो बोलते थे मैं अरे भाई ये क्या म्याऊं म्याऊं ना हो तो बेहतर रहेगा ना, भाषा का प्रयोग करती है, समय भी खराब हो जाता है। आप लोग व्हाट इज दिस म्याऊं म्याऊं? देखिए सवाल का जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। बदतमीजी है ये। आंसर द क्वेश्चन। 45% घट गया वैक्सीनेशन देश में 15 दिन में। क्यों घटा? जी आप किसको बुलाती है डिबेट में? पहले ये आप सुप्रिया जी सोचिए। पूछिए, 45% वैक्सीनेशन घट गया है, क्यों घटा बताइए जरा। मैं समझ पा रहा हूँ प्रीति जी, मैं एक बात आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं प्रीति जी, यहाँ नॉनसेंस इत्यादि बोला जाएगा आपके डिबेट में और हम सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं है प्रीति जी। नहीं, भाषा हर किसी पैनलिस्ट को सहमति रखनी है। सुप्रिया यहाँ क्या मैंने इनको कोई गलत भाषा बोला? क्या मैंने इनको कोई गलत भाषा बोला प्रीति जी? ये नॉनसेंस और म्याऊं म्याऊं क्या होता है? भाषा नहीं, देखिए आप दोनों ही बिल्कुल पावर पैक प्रवक्ता हैं अपने पार्टीज के, ऐसे तो मत करिए ना। मैंने म्याऊं म्याऊं कहा? इनकी मैं बकवास थोड़ी सुनूंगी प्रीति जी, ये भ्रमित, ये पढ़ी लिखी लेडी है, फिर वही बात डिरेल हो जाएगी, समेत डिरेल हो जाएगी बात। जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़े पैमाने पर लगभग मोर देन 45% वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो कमजोर पड़ा है। मैं यहाँ पर सड़क पे खड़े होकर जो सड़क छाप लड़ाई होती है वो करने नहीं आया हूँ, मुझे मौका दिया जाए। संबित अपना पक्ष रखिए। देखिए बार बार सवाल उठ रहा है कि हाँ, ये जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि ये 35,000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड्स क्या किया गया। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है जिसमें सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है पूरे देश में, इसका पैसा क्या इटली से आया है? किसने दिया है ये पैसा? ये 3,000 करोड़ रुपए अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया, 1,500 करोड़ रुपए अभी भारत बायोटेक को दिया गया। ये पैसा कहां से आया है? क्या ये राहुल गांधी लेके आए थे? नहीं, ये इसी से आ रहा है और आगे बहुत लंबे समय तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलने वाला है। ये पैसा उसी में लगने वाला है। हम कमीशन नहीं खाते हैं प्रीति जी, और ना ही हम भ्रष्टाचार करते हैं। दूसरा सुनिए एक सेकंड सुनिए और 10 सेकंड सुन लीजिए। तौसीफ खान डिस्कनेक्ट हो गए थे, एक बार भी नहीं बोले हैं, प्लीज उनको बोलने दीजिए। तौसीफ खान, 45 से 55 हो गया है पॉजिटिविटी रेट वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जिसे आप सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी क्या? देखिए एंकर साहिबा, मैं जानता हूं कि आपकी भी कुछ मजबूरी रहती है और यही वजह होता है कि 40-45 मिनट के डिबेट में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम संबित पात्रा को देती हैं। मैं आई थी आपके पास, लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। डिस्कनेक्ट मैं किया था क्योंकि आपको, खैर हटाइए,
अभी सवाल यह है कि जो गलती में होता है उसे कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। अभी जो वक्त है वो संबित पात्रा को सुनने का वक्त है, बोलने का नहीं है। वो पिछले 15 मिनट में आधे घंटे से वो सिर्फ रिकॉर्ड टेप की तरह बोले जा रहे हैं। 200 रुपया, 400 रुपया और पर वाइल चार्जेस। देखिए वही वाली बात होगी, अब आपके पास आए हैं तो आप बोलने की बजाय उन पर आक्षेप लगा रहे हैं। मैडम आप खामोश रहिए ना, मैं तो मुझे वक्त मिला, मैं बोलूंगा। आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। तो वही तो कह रहे हैं, बोलिए। फिर आप बोलिए, सवाल है वो पूछ रहे हैं आपसे, उसका जवाब दीजिए। अरे मैं तो संबित पात्रा को कह रहा हूँ कि संबित पात्रा अरे भाई मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की बातों में वक्त जाया करने से बेहतर है कि हम वेस्ट बंगाल की स्थिति पर बात करें, जहाँ पर मोर देन 50% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। वेस्ट बंगाल की बात, वेस्ट बंगाल की तैयारी क्या थी? अरे मैडम सुन लीजिए, खामोश रहिए। वेस्ट बंगाल की बात करती हैं। इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया ममता बनर्जी ने कि 8 फेजेस का इलेक्शन को तुम घटा दो। कोरोना का मामला है, बाकी के 3 फेजेस को 1 फेज में करके खत्म कर दो। बीजेपी वहां पहुंच गई कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, पूरे 8 फेजेस में इलेक्शन होने दो। आज देश में मेडिकल इमरजेंसी चल रहा है। आप देखिए इंटरनेशनल प्रेस क्या कह रहा है, ये मैन मेड डिजास्टर है, ये पॉलिसी पैरालिसिस है। संक्रमण कोरोना का सब कोई जानते हैं कि 2 बड़ा कारण होता है। आज जो 2021 में जो बढ़ा है उसका 2 बड़ा कारण है। गैदरिंग जो होती है उससे वैक्सीनेशन बढ़ता है। इलेक्शन की रैली हो रही है, इलेक्शन की रैली हो रही है और कुंभ मेला हो रहा है। टीएमसी की सरकार जिम्मेदार नहीं है ना तौसीफ खान? उन्होंने एक भी रैली नहीं की, उन्होंने एक भी पब्लिक गैदरिंग नहीं की, उन्होंने पूरा कोरोना नियमों का पालन किया है रैलियों में। ये सच कह रही हूँ मैं। आपको मिर्ची क्यों लगती मैडम? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ संबित पात्रा से, आप जवाब क्यों देती है? क्या मैंने सवाल संबित पात्रा से नहीं पूछा, सुप्रिया श्रीनेत से नहीं पूछा? आपको अगर अपने पे स्पेशली लग रहा है तो वो आपकी समस्या हो सकती है। प्लीज आप अपनी बात रखिए और बताइए कि वेस्ट बंगाल की स्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है। तो सुनना चाहिए। डॉक्टर्स जो बात आपके चैनल में कह रहे हैं वो बात सुनना चाहिए पात्रा को, और जाकर के हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में डिस्कशन करना चाहिए कि डॉक्टर्स का ये कहना है। आप बजाय उसके कि पात्रा को कहने दे रही हैं। पात्रा जी आकर के पढ़ी लिखी एक चीट लेकर के आ जाते हैं, जो भी कहना वो कह देते हैं। आप जो है इनको एड्रेस भी करना नहीं आता है। सुनने का वक्त है। संबित पात्रा को चाहिए कि वो बात को सुने, कम बोले और बात को सुने। जो डॉक्टर्स आकर के कह रहे हैं, डॉक्टर्स की बात को सुनिए। पहले तो आप इतना गुस्सा मत होइए, ऐसे ही माहौल अच्छा नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगा मेरे भाई। इतना गुस्सा मत होइए, शांति से बात करिए। और आप कह रहे हैं कि हम किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं आप यहाँ, तो कम से कम ढंग से बात करिए। आपके किस प्रकार से आप सबके खिलाफ गाली निकालना, ये क्या बिहेवियर है? शांति से आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं शांति से जवाब देता हूँ। देखिए प्रीति जी, इनका कहना है कि ममता बनर्जी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ममता बनर्जी ने एक भी रैली नहीं किया? क्या ममता बनर्जी ने कोई रोड शो नहीं किया? क्या ममता बनर्जी इलेक्शन नहीं लड़ रही थी? आज भी ममता बनर्जी रैली कर रही थी, आज भी ममता बनर्जी रोड शो कर रही थी, कल भी ममता बनर्जी हजारों लाखों लोगों को लेकर रोड शो कर रही थी। ममता बनर्जी इस पर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से घपला और घोटाला किया कोरोना के समय, जिस प्रकार से कट मनी में उलझ गए, मेरे पास समय की कमी है, मुझे डॉक्टर रवि मलिक के पास जाना होगा। डॉक्टर रवि मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि मेरा तो आज डिबेट में आके मन खराब हो गया। सुबह से शाम तक हम पेशेंट्स के वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, इन सब में जूझते हैं। मैं आज आया था कि कोई सॉल्यूशन मिलेगी हम लोगों को, कोई सकारात्मक डिस्कशन होगा, थोड़ी राहत मिलेगी हमारे पेशेंट्स को। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? देखिए, हमारे को सुझाव देने हैं। संबित जी सीनियर आदमी है, मैडम सीनियर आदमी है, अपोजिशन का भी उतना ही रोल है जितना रूलिंग पार्टी का है, और जनाब भी सीनियर आदमी है। हम तो इनके साथ गुहार लगाने आए हैं, विनम्र विनती करने आए हैं कि हमारा वजूद हमारे मरीजों की वजह से है। हमारे मरीजों के लिए जो बेस्ट हो सके सकारात्मक वे से सब लोग कर रहे हैं, सकारात्मक वे से, लेकिन आगे करें, हमारी कुछ प्रॉब्लम समझें, हम उनको कुछ समझाएं और वो जाकर अपने अपने दिशा निर्देश दें जिससे लोगों की मृत्यु कम हो। बताइए मृत्यु का आंकड़ा कहां पर पहुंच रहा है और हमारी डिस्कशन कहां पर पहुंच रही है? सॉरी टू से यू दैट। देखिए, मेरे 2-3 सुजेशन है। संबित जी हैं, मैडम है, सब लोग हैं, सीनियर लोग हैं। देखिए, हम लोगों की कुछ समस्याएं हैं, डॉक्टर्स की, हमारी ऑक्सीजन की, हमारी मेडिसिन की, जो कमी जहां जहां पर है उसकी पूर्ति की जाए।
वैक्सीनेशन का जहां तक तल्लक है 14 करोड़ यानी यही यूके को 2 बार हमने वैक्सीनेट कर दिया। ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष हो, उन्हें ऐसे कार्य में लगना चाहिए जिससे सकारात्मक माहौल बने और लोग जिस इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जो पीड़ित है वो भी और जो घर बैठे इन तमाम जानकारी और तस्वीरों और इन पॉलिटिकल तूतू मैमे को सुन रहे हैं, उन तक एक सकारात्मक सोच जाए। इसी के साथ आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।